गुड मॉर्निंग बच्चों, बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक, आज की क्लास में आप सभी लोग क्लास 10th विज्ञान के जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके अंतर्गत आप सभी लोग आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। अब आवर्धन की बात होती है, आवर्धन की अंग्रेजी मैग्निफिकेशन होता है और आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन को रेखीय आवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब रेखीय आवर्धन होता है क्या है, आवर्धन क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। तो पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं ये जो अवतल दर्पण बना है, मान लेते हैं एक छोटा, मेरे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक, ये बात देखिए, और ये मुख अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। एक वस्तु रखी है इतना सा बड़ा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो फोकस से होकर जाएगी, देखिए, और एक वक्रता केंद्र से होकर लेकर जाते हैं तो ये बनता है प्रतिबिंब। ये डैश बी डैश, ये वस्तु आपका ए बी है। तो इस वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई कुछ होगी और इस वस्तु की लंबाई कुछ होगी। मान लेते हैं वस्तु की लंबाई ये है और ये प्रतिबिंब की लंबाई ये है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, जैसे ये दर्पण है, इस दर्पण के द्वारा जो ये प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब की लंबाई और ये जो वस्तु है, इस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, वो आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन मतलब किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की लंबाई, साइज तथा उस वस्तु की लंबाई, जो वस्तु उस दर्पण के सामने रखी गई, उसका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है या प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। चाहे रेखीय आवर्धन को हो चाहे केवल आवर्धन को हो, बात एक ही होती है। तो हम उसे रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। मतलब ये समझ लेना है आपको, जैसे किसी दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा, तो वस्तु रखा तो वो उस वस्तु का कोई प्रतिबिंब बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु है उसकी लंबाई तो है दोनों, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं सदैव। तो डेफिनेशन मैंने पहले से लिख रखा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना बने, लेकिन बात समझ में सारी आएगी आपके, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। देखिए, एक बात और नोट कर लीजिएगा, वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, या बिंब की लंबाई कह लीजिए। लंबाई के अनुपात को या निष्पत्ति, अनुपात के स्थान पर निष्पत्ति शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे सदैव स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे देखिए, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये वस्तु की लंबाई मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो आवर्धन m बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु या बिंब लिख सकते हैं वस्तु की लंबाई। ठीक, की लंबाई, यहाँ भी की लंबाई कर लीजिए। तो अब ये देखो m, अब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई, 5, वस्तु की लंबाई कितनी है, 15। तो इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 1, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, तो 3 यहाँ 1, तो 1/3 जो हुआ, ये इस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहा जाता है। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं।
परिभाषा एक बार और देख लीजिए, किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे सदैव यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से, क्योंकि इसकी अंग्रेजी मैग्निफिकेशन होती है। तो आवर्धन का सूत्र हो जाएगा, आवर्धन बार रहेगा यहाँ, आवर्धन बराबर हो जाएगा सूत्र आपका प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है बेटा, और बटे क्या रहेगा? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो अब देखिए, आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो आई से प्रदर्शित करेंगे, और वस्तु की लंबाई को यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कहलाएगा, और ये आई कहलाएगा, आई से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो जाएगा आई अपान वो, ये प्रतिबिंब यम बराबर आपका हो जाएगा आई अपान वो। मतलब सूत्र याद रखना है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। किसी किसी बुक में आपको यम बराबर ये भी देखने को मिलेगा एच डैश बटे एच। तो एच प्रतिबिंब की लंबाई को डिनोट किया गया है एच से, एच डैश से प्रतिबिंब की लंबाई को डिनोट किया गया है, और एच को एच से बिंब की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई को प्रदर्शित किया गया है। तो ये बात समझ में आ गई। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आगे थोड़ा इसकी प्रोसेस और अधिक बढ़ाने के लिए, मतलब और इसमें एक सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, तो ये नोट कर लीजिए आप सभी लोग। तो अब देखिए, देखो बेटा, यहां आ जाइए। अब आप इस फिगर पे ध्यान देंगे, और जो समीकरण मेरा फर्स्ट मिला था वो यम बराबर आई अपान वो है, इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, ये मान के। अब इसमें हमें संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए हम करेंगे, देखिए ये मैंने एक अवतल दर्पण है, ये आपका एक अवतल दर्पण है, और इसका परावर्तक तल यम1 यम2 है। ये रेखा आप देख रहे हैं जो मुख्य अक्ष है, इसके बारे में पहले से भी जानते हैं। और ये बिंदु P है, इसको हम ध्रुव कहते हैं। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। और इस वस्तु, इस दर्पण के सामने एक वस्तु स्थित है, वस्तु कहो या बिंब कहो, ये स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने एक प्रकाश की किरण ये एएम मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है, ये फोकस से होकर गई, परावर्तित किरण है। दूसरी वक्रता केंद्र से लेकर गए, तो वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, तो यही परावर्तित किरण हो गई। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, ये आपका बना ये डैश बी डैश, ये आपका हुआ क्या, देखो ये हुआ ए बी, ये हुआ वस्तु और ये हुआ प्रतिबिंब। ठीक, बात समझ में आ गई। एक प्रकाश की किरण एक और खींचते हैं, तो देखिए एक प्रकाश की किरण इस वस्तु के बिंदु ये से कहाँ पर लेके गए? ध्रुव पर, और ध्रुव से लेकर यहाँ लेकर आए, परावर्तन का नियम। तो ये जो मुख्य अक्ष होता है ये हमेशा गोलीय दर्पण पर लंब होता है, मतलब ये अभिलंब का काम करेगा। तो ये वाली किरण, ये जो देख रहे हैं एपी, किस किरण की बात कर रहे हैं? एपी की। तो एपी आपकी आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है ये आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण। और ये कौन सा कोण कहलाएगा? परावर्तन कोण, क्योंकि ये परावर्तित किरण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहां थोड़ा सा भाषा लिख लेते हैं। माना कि यम1 M2 एक
अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P, ध्रुव जो है P फोकस F योम वक्रता केंद्र C है। ठीक, दूसरी बात, दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब जो बनता है A डैश B डैश बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये भी लिख दीजिए। दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। बस अब आपको दो त्रिभुज लेकर समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज समरूप सिद्ध करने के लिए हमने अवतल दर्पण के द्वारा सूत्र का निगमन और उत्तल दर्पण के द्वारा सूत्र का जब निगमन किए थे वहां अच्छी तरह से समझ लिया है। तो यहां भी हमें दो त्रिभुज लेकर समरूप सिद्ध करना है। एक त्रिभुज मेरा रहेगा APB। APB कौन सा ट्रायंगल हुआ, देखो APB, ये देखिए इस त्रिभुज का नाम APB, ये से P तक ये देख रहे हैं APB, और इसके साथ तथा दूसरा त्रिभुज जो लिया जाएगा ट्रायंगल A डैश PB डैश में, ये डैश है बेटा। अब A डैश देखो, ये डैश PB डैश, ये छोटा वाला त्रिभुज ये नीचे इधर बना नीचे। अब इस दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के यदि दो संगत कोण, दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होता है। तो समरूप दिखाने के लिए आपको दो कोणों को बराबर दिखाना है। तो एक कोण आपका तो ये है, ये वस्तु हमेशा लंब होती है, ये कोण 90 अंश होता है, प्रतिबिंब मुख अक्ष पर लंब होती है, ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो ये इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये त्रिभुज दो देख रहे हैं, इसका ये कोण, इस कोण का नाम लिखोगे ABP, कोण ABP इज इक्वल टू एंगल, इस कोण का नाम लिखा जाएगा A डैश B डैश P, ये डैश B डैश P। कारण लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्रत्येक समकोण। चलो ये समकोण मान लीजिए बेटा, ठीक, समकोण लिखा है तो एक कोण बराबर हो गया। दूसरा आपको मैंने बताया ये इस त्रिभुज में देखो, इस वाले ट्रायंगल में APB में ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज में देखो APB में ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये इस लेसन का 3rd वीडियो में प्रकाश परावर्तन का वर्णन के नियम का वर्णन किया गया है। और प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते, एक नियम तो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम में ये बताया गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण है बेटा और ये परावर्तन कोण, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो मतलब ये इस त्रिभुज का कोण होगा APB। तो यहां लिख सकते हो परावर्तन के द्वितीय नियम से अगर हम देखें तो कोण APB, ये कोण होगा बेटा, इस कोण का नाम है APB, बराबर होगा ये कोण, इस कोण का नाम लिखा जाएगा A डैश PB डैश। तो ये हो जाएगा कोण A डैश PB डैश। दो कोण बराबर हुए तो त्रिभुज हुआ समरूप। ये पहले भी बताया गया है, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसलिए लिखोगे
ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, मतलब ये समरूप का निशान है, ये डैश पी बी डैश। अब समरूप त्रिभुज की क्वालिटी भी आप जानते हैं, मैंने दो बार बता दिया है कि अगर कोई दो त्रिभुज हैं और दोनों समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। मतलब पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होगा पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का लंब आपका ये हुआ बेटा, देखो ये ए बी है, ये त्रिभुज है तो इसका लंब हो गया ए बी, तो इसलिए आपका हुआ ए बी अपान दूसरे त्रिभुज का लंब। इस त्रिभुज का लंब क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का लंब, ये डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार। तो ये आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक का, मतलब पी बी, तो ये हो गया पी बी और बटे दूसरे त्रिभुज का आधार जो होगा ये हो जाएगा पी बी डैश, पी बी डैश। अब सभी के मान को रख दीजिए। देखो मैंने बताया वृत्त की लंबाई जो होगी ए बी है वो, और आपको ये भी पता है चिन्ह प्रपाटी में बार बार चिन्ह प्रपाटी की बात होती है। चिन्ह प्रपाटी अगर आप वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा तो बात क्लियर हो जाएगी। उसमें ये बताया गया है चिन्हों के नियम, मतलब समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं और ध्रुव से इस दिशा में मतलब बाईं ओर की दूरी नापी गई ऋणात्मक होती है, ऊपर की ओर नापी गई धनात्मक और नीचे की ओर नापी गई ऋणात्मक। तो ये बेटा देखो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापते हुए जाओगे ये, तो ये दूरी धनात्मक होगी तो इसको हम प्लस वो लिखेंगे, वो ही रहेगा। और ये लिखा ये डैश बी डैश, तो ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है इसलिए माइनस आई होगा, इसका मान ऋणात्मक होगा तो ये हो जाएगा माइनस आई। दूसरी बात देखो पी बी, पी से बी मतलब ध्रुव से वृत्त की दूरी हमेशा माइनस यू होती है, ये आपको पता है। तो पी बी के स्थान पर देख लो पी बी है तो पी बी के प्लेस पर लिखा जाएगा माइनस यू अपान पी बी डैश। तो P से B डैश ये प्रतिबिंब है और ये वास्तविक प्रतिबिंब है। दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए B का मान ऋणात्मक ही होता है। तो यहाँ पे जो लिया जाएगा B का मान ये भी निगेटिव हो जाएगा ये, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस B। अब बात देखिए, थोड़ा सा जगह कम है तो देखो यहाँ माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिला आई अपान वो अपान माइनस आई और ये मिला आपका यू अपान बी। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर जो यम बराबर रेखीय आवर्धन है आई बटे यम है, तो इसको मैं पलट लेता हूँ क्योंकि वो अपान आई है और मुझे चाहिए का आई अपान, चाहिए क्या आई अपान वो, तो मैं पलट सकता हूँ, इसको पलटा जा सकता है। जैसे 4/5 बराबर 3/2 लिखा तो इसको पलट दोगे नीचे, यहाँ ये 5/4 होगा तो ये भी पलट जाएगा 2/3। अंश का हर का अंश आपस में बदल देने से कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इस तरह से इनको चेंज कर लेंगे हम। अब देखिए तो ये जब पलटेंगे और इस माइनस को उधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस में चाहिए मान मुझे, तो ये हो जाएगा आई अपान वो बराबर यहाँ लिख लेंगे बी अपान यू। ये बात हो गई, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड से फर्स्ट और सेकंड में क्या है, यम बराबर आई अपान वो है, तो यम बराबर आई अपान वो और आई अपान वो बराबर यहाँ क्या है माइनस बी बाई यू। तो ये मिला आपको माइनस बी बाई यू, ठीक। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है
इसका उपयोग जब हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ये रेखीय आवर्धन यम बराबर सूत्र प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या आप माइनस बी अपान यू, बी मतलब क्या होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी अपान दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये इतनी चीज़ें आपकी हो गई। तो इसकी ये तो फार्मूला था, बात आप ये हटा देते हैं। अब इस पर और चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा देखिए इस पे कैसे काम करेंगे। ये देखिए अब आप लोग, अब हम नोट्स की बात करते हैं इसमें, तो सूत्र पहले ध्यान रखिए। हमने फार्मूला देखा यम बराबर आई अपान वो या माइनस बी बाई यू। आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे यम बराबर आई बाई वो यूज करो। अगर प्रश्न में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दी है तो हम सूत्र रे आवर्धन ज्ञात करने के लिए आई अपान यम लगाएंगे और यम बराबर माइनस बी बाई यू का प्रयोग कब करेंगे, जब प्रश्न में हमें दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी हुई है, तब हम सूत्र ये लगाएंगे। अगर यू बी बाई यू लगाएंगे तो माइनस बी बाई यू लगेगा और आई बाई वो लगाना होगा तो प्लस में लगेगा। ठीक, नोट में देखते हैं, दो नोट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला नोट्स ये होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। ये भी देखा है आपने कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बन जाता है। ठीक, तो अब देखिए हम बात एक पहले नोट्स की बात लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। आभासी योम सीधे प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन या खाली आवर्धन लिख लो, आवर्धन धनात्मक प्लस होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो वास्तविक आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा प्रतिबिंब होगा उसके लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा तो ऋणात्मक होगा। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं क्वेश्चन लगाते समय, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर नहीं जान पाते हैं क्या होता है तो मैं निकालना भी बता देता हूँ। जो देखिए बेटा, आप ये अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण होगा, ये मुख्य अक्ष होगा बेटा। ठीक, अब ये मुख्य अक्ष हो गया तो बस अगर ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखिए, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनता है, ध्यान से दीजिएगा। मतलब जो आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरी ओर बनता है। तो मान लेते हैं ये वस्तु की लंबाई u है और प्रतिबिंब की लंबाई ये i है। तो यम बराबर जब फार्मूला लगाओगे i अपान वो, अब देखिए मान लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। तो इससे मतलब नहीं है, कुछ भी है, चलो ठीक है। तो अब वस्तु की लंबाई यहाँ देखो, ये वस्तु, ये प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर है, ऊपर ही है, तो क्या होगा धनात्मक 5 आएगा और प्लस में रहेगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है और वस्तु भी मुख्य अक्ष से ऊपर है तो इसकी लंबाई भी धनात्मक आएगी, प्लस 10। तो धन धन ये धनात्मक ही आएगा 5/10। मतलब हमें चिन्ह की बात करनी है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका जो होगा मतलब रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा, सीधे प्रतिबिंब के लिए भी रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा। इस फार्मूले पर रखकर भी देख सकते हो। देखो यम बराबर माइनस बी बाई यू। अब यहाँ देखो यम बराबर माइनस ये लगा है, बी का मान देखो तो प्रतिबिंब आभासी है, दर्पण के दूसरी ओर है, तो इधर की ओर जो देखा जाएगा वो मान क्या होगा, धनात्मक मिलेगा। दर्पण के ध्रुव से दाहिनी ओर की लंबाई धनात्मक होती है,
तो ये प्लस बी में आएगा, और इधर ये u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस यू, तो ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो m बराबर आपको क्या मिलेगा, प्लस बी बाई यू, मतलब धनात्मक होगा आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो इतना ध्यान रखना है, आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। नोट में, दूसरे नोट्स में आप देखेंगे वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो देखिए बेटा, जो वास्तविक प्रतिबिंब या उल्टा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा ही होता है, वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा। अब आप फार्मूले से ज्ञात भी कर सकते हो, देख लो, मैं फिर समझा देता हूं आपको। तो ये वस्तु हो गया, ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ये वस्तु रखी है, ये वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहीं उल्टा वाला इधर बनेगा। तो आई यम बराबर अगर आई बपान वो से, तो ये ऊपर है, और ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब है आई, तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे है, माइनस में आएगा। तो और वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर है, वो प्लस में रहेगा, तो देखो माइनस लग गया। अगर u और b से देखते हैं उस फार्मूले से, तो m बराबर आई माइनस बी अपान यू होता है, तो m बराबर हो जाएगा माइनस, बेटा ये लगा रहेगा। अब b क्या होता है, वस्तु के ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से इधर आया है, माइनस बी लिखा जाएगा, और u हमेशा ऋणात्मक होता है, ये भी माइनस यू रहेगा, तो ये एक माइनस कट जाएगा, तो एक माइनस तब भी बचा रहेगा, माइनस बी बाई यू। ये बात हो गई, ठीक है। ये दो नोट्स आपको याद रखने हैं। आगे और नोट्स हैं। थर्ड नोट की बात हम करते हैं, किस दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना हो सकता है। तो तीसरे नोट में आते हैं, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन या आवर्धन सदैव एक होता है, सदैव एक होता है। अब कैसे होता है एक, ये भी तो सोचने वाली बात है कि खाली एक होता है ये थोड़ी मान लेना है। आप देखिए पहले एक कैसे होता है। तो देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु का आकार बटे वस्तु, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार मान लेते। समतल दर्पण में किसी वस्तु, जो वस्तु का प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी 15 सेंटीमीटर होगी। तो आवर्धन यम बराबर कितना होता है, आई बाई वो, तो आई भी 15, वो भी 15, तो वो 15 से 15 कैंसिल होके क्या आएगा, एक आएगा। ये हो गया। तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है सदैव 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन ना तो कभी 1 से ज़्यादा होगा ना ही 1 से कम होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है समतल दर्पण का, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते 100 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई भी 100 सेंटीमीटर, तो 100 बटे 100 कट गया, कितना आएगा, 1। चलिए, एक बात ये हो गया समतल दर्पण की। जो चौथी बात हम उत्तल दर्पण की कर लेते हैं। उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। अब बात देखिए, 1 से कम होगा क्योंकि बेटा समतल दर्पण में जो वो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की लंबाई से छोटा ही बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। मान लेते हैं किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है
जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना कोई, तो प्रतिबिंब मान लेते हैं वस्तु की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है 50 से मान लेते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई 50 हो जाएगी। यम बराबर आई अपान वो बताया गया। तो मैंने बताया कि अगर वस्तु की लंबाई मान लेते हैं तो ये 50 प्रतिबिंब की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई कितनी बताएगी 100, तो इसको काटोगे तो एक 1/2 आएगा। 1/2 का मान 0.5 जो 1 से कम है। तो उत्तल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है सदैव 1 से कम होता है। अब 5वें में आप लोग नोट कर लीजिए, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनेगा। जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से अधिक हो, लंबाई वस्तु से बड़ा होगा, तब तो रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा। अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के बराबर है तो रेखीय आवर्धन 1 होगा। अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है तो रेखीय आवर्धन 1 से कम होगा। इसलिए अवतल दर्पण में तीनों प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 से कम भी होगा, 1 भी होगा और 1 से अधिक होगा। नोट्स लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 भी होता है, 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। यदि आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई है इस टॉपिक का, तो आप सभी लोग मुझे अपनी समस्या जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो बता सकते हैं, जिनका मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। और बताने के तरीके आपके पास बहुत हैं, कमेंट करके बता सकते हो, फ़ोन करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, जिस पे आपकी इच्छा हो उस पर संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर सब लोग नहीं जानते हो जो नोट कर लीजिए, 9919806776 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, दोनों है। इस पर फ़ोन भी करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आती है। और वीडियो को ध्यान से देखोगे, नोट्स बनाओगे, तब बात आपके समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। यदि क्लास अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा हो। कृपया वीडियो पूरा देखा करें और अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।